पहली बार जब मैंने उसे देखा, मैं एक गैस सिलेंडर से जूझ रहा था और हार रहा था। ये मेरा नया रेंटल रूम लेने के बाद दूसरा ही शाम था। गलियारे में पुरानी पैंट की गंध और पिछली रात के खाने की बासी खुशबू मिली हुई थी। सिलेंडर के ऊपर अटपटा सा झुककर मैं रेगुलेटर फिट करने की कोशिश कर रहा था। धातु मेरी उंगलियों के नीचे ठंडी थी और रेगुलेटर किसी जिद्दी बच्चे की तरह क्लिक होने से इनकार कर रहा था। कहीं दूर कोई सीलिंग फैन जंग लगे सुर में भनभना रहा था। तभी मैंने उसकी हंसी सुनी। अरे केयरफुल, वरना सिलेंडर ही लेके भाग जाएगा, उसने कहा। मैं पलटा। वो 203 के दरवाजे पर खड़ी थी, एक हाथ चौखट पर, कमर हल्के से टिकी हुई, जैसे ये पूरा गलियारा उसी का हो और मैं बस उसके किस्से से गुजरने वाला एक मामूली किरदार हूं। उम्र कोई देर की 33-34 के आसपास होगी। पीली ट्यूबलाइट में उसकी त्वचा हल्का सा चमक रही थी। बाल एक क्लिप में ढीले ढाले से समेटे हुए, जो साफ दिख रहा था कि पूरा काम नहीं कर पा रही। ढीला ढाला सूती हाउस ड्रेस कुछ जगहों पर बदन से चिपक रहा था, कुछ जगहों पर हवा में हल्का सा फूल रहा था। हर हरकत पर उसके भरपूर बदन की झलक दे जाता था। उसकी आंखें मेरे आसपास के बिखरे सामान पर फिसलीं। आधी खुली सूटकेसें, लुढ़का हुआ गद्दा, स्टील का ट्रंक, और फिर आकर मेरी आंखों पर टिक गईं। वहां एक छोटी सी जिंदा सी चिंगारी थी। मैंने ऐसे रेगुलेटर से छेड़छाड़ शुरू कर दी जैसे पहली बार देख रहा हूं। उंगलियां भारी सी लगने लगीं, ज्यादा ही जागरूक कि वो मुझे देख रही है। नए आए हो? उसने पूछा। हां, मैंने जीन्स पर हाथ पोंछते हुए कहा। पहली जॉब, पहला कमरा, पहला गैस सिलेंडर युद्ध। वो हंसी और हल्का सा नाक से सुड़क लिया। अच्छा है, हमारे रॉयल पैलेस में स्वागत है। उसने हाथ हिलाकर चारों तरफ इशारा किया। उखड़ा हुआ पेंट, खुली वायरिंग, छत से टपकती बूंदों के लिए रखा बाल्टी। उसकी आवाज में एक गर्माहट थी, मजाक भी, और महानगरों का वो मिला जुला लहजा जिसमें थोड़ा दिल्ली, थोड़ा मुंबई, थोड़ा पुणे मिलकर ऐसा बनता है कि कोई साफ नहीं कह सकता कि असल में वो कहां की है। मैं नेहा, रूम 203। मैं अर्जुन, 204। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे ये जानकारी जबान पर घुमाकर चख रही हो। नेक्स्ट डोर वाले। तभी मेरी नजर पहली बार उसके पीछे खड़े आदमी पर गई। वो थोड़ा पीछे था, जैसे परछाई का हिस्सा हो। हल्का निकला हुआ पेट, सिर के बीचों बीच से पीछे की तरफ फैला होता हुआ झड़ता बालों का घेरा, ढीली फीकी कमीज उसके पतले कंधों पर अजीब सी लग रही थी। मोटे चश्मे उसकी आंखों को बड़ा कर रहे थे। आंखें नर्म जरूर थीं, पर थकी हुई। उसने मुझे हल्का सा सिर झुकाकर नमस्ते किया। नमस्ते, उसने कहा, आवाज सपाट सी लेकिन बदतमीज नहीं। फिर वो बिना कुछ और बोले कमरे के अंदर गुम हो गया। नेहा ने उसे जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए कुछ अनपढ़ा सा भाव चमका और गायब हो गया। फिर उसी तेजी से चमकीली मुस्कान वापस आ गई। चाय, शक्कर या गॉसिप चाहिए हो तो कभी भी नॉक कर देना, उसने कहा। 2 उंगलियों से चौखट पर हल्का सा थपथपाया और अंदर चली गई। उसी वक्त सिलेंडर का रेगुलेटर आखिरकार क्लिक कर गया। मैंने खुद से कहा कि मेरी धड़कन सिर्फ मेहनत की वजह से तेज हो गई है। अंदर से जानता था मैं झूठ बोल रहा हूं। पहले हफ्ते धीरे धीरे चढ़ती गर्मी, हमारे बीच की केमिस्ट्री नमी की तरह शुरू हुई, शांत, रेंगती हुई, धीरे धीरे हमें जकड़ती हुई, इससे पहले कि हम महसूस कर पाते। वो उस तरह के छोटे पलों में थी जब एक सुबह वो मेरे दरवाजे पर नॉक करके खड़ी हो गई, जब मैं तारों और झुंझलाहट में फांसा हुआ वाईफाई सेट करने की कोशिश कर रहा था। टेक्नीशियन बन गए हो? वो मुस्कुराई। दरवाजे की चौखट से हल्का सा सटकर उसका कंधा लकड़ी को छू रहा था। कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा, हाथ में फौसे तारों का गुच्छा उठाकर दिखाते हुए। वो बिना इजाजत का इंतजार किए कमरे के अंदर आ गई, अपने साथ टैल्कम पाउडर और हल्की सी फूलों जैसी खुशबू लेकर। कमरे की हवा अचानक भारी और छोटी लगने लगी। 2, उसने कहा, और राउटर मेरे हाथ से ले लिया। उसकी उंगलियां तेज और अभ्यास किया हुआ चलती थीं। जब उसने स्क्रू ड्राइवर वापस दिया, उसकी उंगलियों के सिरे मेरी हथेली से हल्के से छुए। बस एक पलक का स्पर्श, लेकिन उसकी जगह पर एक हल्की बिजली सी लाइन छोड़ गया, जो उसके हटने के बाद भी टीसती रही। उसका पति राजेश हमेशा सुबह जल्दी निकल जाता था। करीब 8:30 बजे उसके जूतों की हल्की टक टक गलियारे में सुनाई देती, फिर सीढ़ियों से नीचे जाती धीमी चाल। नेहा उसे सीढ़ियों तक छोड़ने आती, उसके पहले से सधे कॉलर को फिर से सीधा करती, कोई दवाई, कोई बिल, किसी काम का जिक्र करती। उन पलों में उसकी आवाज अलग होती, थोड़ी और हल्की, थोड़ी ऊंची, लगभग मां जैसी। जैसे ही वो नीचे वाली मोड़ से गायब होता, नेहा के कंधों से कोई दबाव उतरता हुआ दिखता। उसकी चाल कुछ डिग्री बदल जाती, थोड़ी और लचक, थोड़ी कम सख्ती।
कुछ दिन तो ऐसा होता कि उसके कमरे से तुरंत ही म्यूजिक की आवाज आने लगती, कभी पुराने गाने, कभी ताजा बॉलीवुड। आवाज बस इतनी तेज कि हल्की सी लहर बनकर गलियारे तक पहुंच सके। धीरे धीरे मेरी दिनचर्या भी सेट हो गई। देर सुबह तक वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस। नेहा ने यह शेड्यूल एचआर से पहले समझ लिया था। कॉफी ब्रेक? वो अक्सर सुबह 10:30 के आसपास अपने खुले दरवाजे से आवाज लगाती, हाथ में मग, भौं हल्की उठी हुई, जैसे पहले से मालूम हो कि मैं हाँ ही कहूंगा। उसके कमरे के अंदर ऊपर वाला फैन हल्की सी झनझन के साथ गर्म हवा को घुमाता रहता। पर्दे आधे खुले होते, धूप की कड़ी धारें बिस्तर और मेज पर तिरछी पट्टियों की तरह गिरती। वो सामने वाली कुर्सी पर टांगे मोड़कर बैठ जाती, पैर हल्का सा हिलता तो पायल चमकती। हाउस ड्रेस हल्का ऊपर सरक आता, चिकनी पिंडली, घुटने की रेखा दिख जाती। वो बात सिर्फ जुबान से नहीं करती थी, पूरा बदन साथ में चलता। हाथ उड़ते, आंखें फैलती, मजेदार हिस्से पर आगे झुक जाती और हंसी तो पूरे गले से निकलती, साफ, ऊंची, बेधड़क। जब वो हाथ से इशारे करती, उसकी चूड़ियां आपस में टकराकर छोटी सी तरल आवाज करती, जो हर वाक्य की विराम चिन्ह बन जाती। मैं बहुत सी चीजें नोटिस करता जिन्हें नोटिस न करने का नाटक करता। उसका दुपट्टा हमेशा कॉफी की शुरुआत में दोनों कंधों पर होता, लेकिन अंत तक कहीं न कहीं से फिसल कर एक तरफ सिमट जाता या गोद में ढेर हो जाता। जब वो सिर पीछे फेंक कर हंसती, उसके गले की सीध अचानक साफ दिखने लगती, बेस पर हल्की सी धड़कन उभरती। कभी कभी जब मैं बोलता तो उसकी नजर एक पल ज्यादा मेरे होठों पर ठहर जाती। ये आकर्षण ऐसा लगने लगा जैसे मेरे ही शरीर का कोई राज मुझे बार बार सुना रहा हो। उसका दरवाजा चरमरा कर खुलता तो धड़कन थोड़ी तेज, उसके चप्पल की आहट गलियारे में सुनाई देती तो दिमाग ज्यादा जागरूक। मैं फिर भी खुद को दिलासा देता रहा कि ये सब हॉर्नलेस है, जब तक पहली दुर्घटना नहीं हो गई। मंगलवार का दिन था, मैं वहां शिफ्ट हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। ऐसी देर सुबह जब गर्मी को भी वजन सा महसूस होने लगता है। मैं हाथ में छोटा सा कूड़े का बैग लेकर नीचे वाली डस्टबिन तक जाने के इरादे से बाहर निकला। गलियारे के आखिर में जो खुली बालकनी जैसी जगह थी, वहां से आसमान की एक पतली सी पट्टी दिखती थी। नेहा वहीं थी, गीले कपड़े रस्सी पर टांग रही थी। कपड़ों पर पानी की मोटी बूंदें चिपकी हुई थीं, जो धीरे धीरे टपक कर फर्श पर गहरे धब्बे बना रही थीं। उसके बाल अभी अभी धोए हुए लग रहे थे, कुछ गीली लटें गर्दन के पीछे चिपक गई थीं। उसके कुर्ते का सूती कपड़ा जहां जहां भीग गया था, वहां थोड़ा गहरा रंग लिए उसकी त्वचा से चिपक रहा था। डिटर्जेंट की महक उसके बदन की हल्की गर्म खुशबू के साथ मिलकर हवा में घुल रही थी। ऑफिस बंक? उसने मेरी टी शर्ट और ट्रैक देखकर पूछा। क्लाइंट कॉल कैंसिल हो गई, मैंने रेलिंग पर टिकते हुए कहा। तो आज मैं मैन ऑफ लीजर हूं। वो आंखें थोड़ी सिकोड़ कर मुस्कुराई। हाँ, सब ऐसे ही बोलते हैं। क्लाइंट कैंसिल मतलब आलसी दिन। उसके पास फर्श पर एक बड़ा सा गीला चादर का पुलिंदा रखा था। हेल्प करो ना, उसने कहा। ये लगाने में अकेले जान निकल जाती है। हम दोनों ने चादर के 2 कोने पकड़े। कपड़ा ठंडा और भारी था, हमारी उंगलियों के बीच से थोड़ा सा पानी निचुड़कर टपक रहा था। जैसे ही हमने उसे झटका देकर फैलाया, चादर एकदम से फूलकर ऊपर उठी और धूप को निगलते हुए हम दोनों के ऊपर तंबू सी बन गई। कुछ सेकंड के लिए हम उसके अंदर थे, बस हम 2 लोग, नीली सफेद हल्की रोशनी में लिपटे हुए, साबुन और पानी की गंध से भरे एक छोटे से बंद संसार में। हमारे चेहरे पास थे, लेकिन इतने भी नहीं कि कोई बहाना बना सको कि गलती से देख लिया। उस अस्थाई तंबू के अंदर दुनिया बाहर की आवाजों से थोड़ा कट गई थी। उसने मेरी तरफ देखा, सीधे आंखों में। पहली बार उसकी नजरों में कोई मजाक, कोई हल्कापन नहीं था, बस एक सीधी टटोलती हुई तीखी नजर। चादर झूलती हुई नीचे आई और रस्सी पर टिक गई। वो छोटा सा संसार टूट गया, लेकिन उस पल की गूंज हवा में रह गई। वो मेरे पास से कमरे की तरफ लौटने लगी तो जानबूझकर या यूं ही इतना पास से गुजरी कि उसका बाजू मेरे बदन से हल्का सा रगड़ खा गया। स्पर्श बहुत हल्का था, पर मेरी त्वचा ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे किसी ने वहां आग की रेखा खींच दी हो। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हाथ कुंडी पर रखा और थोड़ी देर रुकी। वैसे उसने धीमे से कहा, मेरी तरफ देखे बिना, अगर कभी बहुत बोर हो जाओ तो मेरे पास मूवी कलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। उसने दरवाजा खोला, एक कदम अंदर गई, फिर गर्दन हल्की मोड़कर जरा धीमी और भारी आवाज में बोली, आ रहे हो अंदर? उसने पूछ तो साधारण तरीके से ही, लेकिन उसकी आवाज में जो परतें थीं, उन्होंने इसे बिल्कुल भी साधारण नहीं रहने दिया। उस दिन उसका कमरा कुछ और ही महसूस हो रहा था। पर्दे आधे खिंचे थे, धूप धूल से भरे कपड़े से छनकर अंदर आ रही थी और हवा में तैरते कणों को चमका रही थी। टीवी पर कोई रैंडम मूवी चल रही थी, आवाज लगभग बंद। ऊपर लगे फैन से उठती हवा पर्दे के कोने को बार बार उठा रही थी, खिड़की से आती रोशनी को धीमे धीमे खोलती बंद करती, जैसे कमरे का कोई अपना धीमा दिल धड़क रहा हो। वो बिस्तर के बीच के पास बैठ गई और बगल वाली जगह पर हल्का सा हाथ रखकर इशारा किया। जब मैं बैठा
तो गद्दा थोड़ा धंस गया, हमारे बदन को बिना पूछे थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ खींचता हुआ। हमारे कंधे छू गए, पहले कपड़ों के पार, फिर मेरी टी शर्ट थोड़ा खिसकी तो त्वचा से कपड़े, और कपड़े के उस पार से गर्मी का सीधा एहसास। स्क्रीन पर एक्टर्स कुछ बोल रहे थे, लेकिन उनके डायलॉग हमारे लिए मूक थे। हम बस बैठे रहे, साथ साथ चुप। कमरे की हवा भारी होने लगी, सांसें धीरे धीरे एक जैसी रफ्तार पकड़ने लगी। ये नजदीकी किसी भी बात से ज्यादा शोर मचा रही थी। मेरी पूरी जागरूकता 3 चीजों तक सिकुड़ गई। उसकी सांसों का उठना गिरना, हमारे कंधों के मिलने की वो पतली लाइन, और मेरे कानों में धड़कती मेरी अपनी धड़कन। तभी दरवाजे पर अचानक तेज और ठक ठक करती दस्तक हुई। वो हल्का सा उछली, घुटना मेरे घुटने से टकराया। उसका हाथ अनायास मेरी जांघ पर आकर टिक गया। उंगलियों की पकड़ में घबराहट और सांत्वना दोनों मिली हुई थी, जैसे खुद को भी थाम रही हो और मुझे भी। उसने बड़ी तेजी से मेरी तरफ देखा, आंखें चौड़ी। अगले ही पल उसके चेहरे पर कुछ बदल गया। वो वही पुरानी अभ्यास की हुई सावधानी थी जो शायद सालों से उसके साथ है। बाथरूम। उसने होंठ बेरली हिलाते हुए होठों से इशारा किया। वो बिस्तर से उठी तो उसका दुपट्टा मेरी घुटने के ऊपर से घिसटता हुआ नीचे गिरा। धीमा, खिंचा हुआ स्पर्श, जैसे कपड़ा भी बातचीत में शामिल हो। वो दरवाजे की तरफ चल दी। जाते जाते बालों को ठीक किया, कुर्ता सीधा किया। एक ही स्मूथ मूवमेंट में उसने अपने शरीर से हमारे बीच की सारी अभी अभी की तना हुआ हवा को जैसे सतह से मिटा दिया। मैं बाथरूम में घुस गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा दीवारों पर गूंज रहा होगा। छोटा सा बाथरूम हल्की साबुन और लेवेंडर रूम फ्रेशनर की खुशबू से भरा था, जो नल पर टेढ़ा लटका हुआ था। मैंने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया, बस हल्का सा खुला छोड़ दिया। हथेलियां ठंडी दीवार पर रखकर खुद को संतुलित किया। हाँ अंकल। बाहर से उसकी वही जानी पहचानी बेफिक्र आवाज सुनाई दी। भाभी। सिलेंडर का बिल साइन करना था। मकान मालिक की आवाज आई। दोनों की सामान्य बातचीत शुरू हो गई। कागज के खड़खड़ाने की आवाज, पेन की खरोंच, उसके हंसने का छोटा सा टुकड़ा। उस छोटी सी जगह में खड़े खड़े मुझे हर आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज इतनी सामान्य थी कि अगर मुझे सच न पता होता तो मैं भी यकीन कर लेता कि कमरे के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। मेरे जूते बिस्तर के पास पड़े थे, पूरी तरह दिख रहे होंगे। अगर मकान मालिक जरा भी अंदर आ जाता, थोड़ा सा भी, वो कुछ मिनट मुझे खतरनाक तरीके से खींचे हुए लगे। सांस गले में अटक रही थी, मुंह सूख गया था। बाथरूम की घुटन हर सांस को भारी बना रही थी। आखिरकार बाहर का दरवाजा ठक की आवाज के साथ बंद हुआ। 1 सेकंड बाद बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला। नेहा चौखट पर टिक कर खड़ी थी, हल्के वजन से झुकी हुई। उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी। पास से देखने पर उसके कनपटी पर हल्की सी पसीने की नमी चमक रही थी। गर्दन के पास एक बारीक सी नस हल्की हल्की फड़क रही थी। देखा? वो धीरे से बोली, मजाक के पीछे छिपी हुई कांपती सी आवाज। सरप्राइज विजिट। वो छोटा बाथरूम अचानक और भी तंग लगने लगा। गीली हवा हम दोनों के बीच लिपट गई थी। ऊपर लगी ट्यूबलाइट एक बार हल्की सी झपकी और भिन-भिना उठी। वो मेरे पास से नल की तरफ बढ़ी। उसका बाजू मेरी छाती और सिंक के बीच से गुजरा। एक पल के लिए हमारे बदन लगभग एक सीध में आ गए। उसकी पीठ और मेरा सीना बस एक सांस की दूरी पर। उसकी पीठ से उठती गर्मी इतनी साफ महसूस हो रही थी जैसे उसके और मेरे बीच हवा ही न हो, सिर्फ ताप हो। उसकी उंगलियां नल पर जोर से कस गईं। टपकता हुआ पानी रुक गया। वो इस हालत में 1 सेकंड ज्यादा रुकी रही जितना जरूरी था। फिर जैसे खुद पर काबू पाकर सीधे खड़ी हो गई और हमारे बीच उतना ही फासला रख दिया जितने पर लोग सामान्य दिखते हैं। तुम जाओ अभी, उसने धीमे से कहा। पहली बार में ही इतना रिस्क? थोड़ा पेशेंस रखो मिस्टर न्यू टेनेंट। उसने गलियारा चेक किया, फिर मुख्य दरवाजा थोड़ा खोलकर उतनी जगह छोड़ी कि मैं निकल सकूं। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मेरा कंधा फिर उसके बाजू से हल्का सा टकराया। उस रात अपने संकरे बिस्तर पर लेटे लेटे ऊपर खड़खड़ाते फैन के नीचे मेरा दिमाग बार बार उसी बाथरूम की तंग जगह पर लौट जाता, जहां हमारा बदन बस इतना पास आया था कि पूरा हुआ भी नहीं, और फिर भी अधूरा स्पर्श शरीर पर दाग जैसा रह गया। तब पहली बार समझ आया कि लगभग भी कितना ज्यादा हो सकता है। उस दिन के बाद हमारे बीच कुछ हल्का सा खिसक गया था। बातें वही रहती, ऑफिस, पड़ोसी, टीवी शो, पुराने किस्से, लेकिन उनके बीच के ठहराव भारी हो गए थे। वो अब भी मजाक करती, पर कई बार उसकी नजरें बीच बीच में मेरे हाथों पर टिक जाती और एक पल ज्यादा रुक जाती। मैं खुद को उसके होठों की मामूली हरकतें नोटिस करते पकड़ लेता कि वो कब हल्के से सूखता है, कब दांतों के बीच आकर दब जाता है। दूसरी मुलाकात अंधेरे में आई। जुलाई के बीच की उमस भरी रात थी। मैं बस अपना फीका सा डिनर खत्म करके उठ ही रहा था कि पंखा एक बार कांपा, खरखराया और रुक गया। उसके बाद ट्यूबलाइट ने भी 2 झपकियां ली और कमरा अंधेरे में डूब गया। नीचे की मंजिल से किसी की आवाज आई, लाइट गई। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजा खोला। गलियारे में अलग अलग दरवाजों से पीली सफेद रोशनी के छोटे टापू बन गए। कहीं मोमबत्ती, कहीं मोबाइल की टॉर्च। नेहा अपने दरवाजे पर मोमबत्ती लिए खड़ी थी। लौ उसके चेहरे पर हल्की गोल्डन परत बिखेर रही थी। उसके गालों की हल्की गोलाई, गले की हड्डी के ठीक ऊपर हल्का सा गहरा गर्दन का मोड़, सब कुछ इस रोशनी में ज्यादा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में लौ का प्रतिबिंब छोटी चिंगारियों जैसा चमक रहा था। रोमांटिक हो गया,
ना, उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। बस बैकग्राउंड में वायलिन वाला म्यूजिक कम है, मैंने जवाब दिया, जैसे हमारी बात सुन ली गई हो। नीचे कहीं किसी ने ब्लूटूथ स्पीकर पर पुराना बॉलीवुड गाना चला दिया। सीढ़ियों से ऊपर आती आवाज में बारिश, प्यार और थोड़ा सा फिल्मी ड्रामा मिलकर कुछ ज्यादा ही सही समय पर आ गए। नेटवर्क यहाँ ज्यादा अच्छा आता है। उसने अपने कमरे की तरफ हल्का सिर झुकाकर कहा, आओ टॉर्च लेके। उसका कमरा इस बार और गहरा लगा। पर्दे पूरे खिंचे हुए थे। मोमबत्ती अब एक स्टील की प्लेट पर टेबल पर रखी थी। मोम पिघलकर छोटे छोटे तालाब बना रहा था। उसकी रोशनी दीवारों को मुलायम नारंगी बनाती थी, बिस्तर को और भी आमंत्रित। और रोजमर्रा के निशान, उतरा पेंट, कील का छोटा छेद, सब ऐसे लग रहे थे जैसे किसी डिजाइन का हिस्सा हो। हम बिस्तर पर बैठ गए, मोमबत्ती सामने। मैंने मोबाइल बीच में उल्टा रख दिया, टॉर्च बंद। कमरा एक छोटे घेरे के अलावा पूरी तरह धुंधला हो गया। बाहर शहर टूटे फूटे हिस्सों में चल रहा था। कभी दूर का हॉर्न, कभी किसी कुत्ते की भौंक, कभी दबी आवाजों में किसी का झगड़ा। अंदर हर आवाज अलग से उभरने लगी। उसकी कुर्ती का हल्का रगड़ खाना, सांसों की धीमी आवाज, उमस में हमारी त्वचा का बिस्तर से हल्का सा चिपकना और फिर छूटना। वो एक पैर मोड़कर बैठ गई, घुटना लगभग मेरी जांघ को छूता हुआ। हमारे बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था, लेकिन वहां से उठती उसकी गर्मी मोमबत्ती से भी तेज महसूस हो रही थी। हमने बात शुरू की, या शायद बात शुरू करने की कोशिश की। वो अपने कॉलेज के शहर के किस्से सुनाने लगी, कैसे दोस्तों के साथ लेक्चर बंक करके सीटी वाले सिंगल स्क्रीन थिएटर में मूवी देखने जाया करती थी। कैसे फटा पुराना सीट भी तब उन्हें वीआईपी लगता था। उसकी आवाज यादों में लौटते ही थोड़ी मुलायम हो गई, जैसे वो किसी और हल्की फुल्की नेहा की बात कर रही हो जो अभी इस कमरे में नहीं है। जब मैं अपने छोटे शहर का जिक्र करता, माँ बाप की उम्मीदों का, लंबी ट्रेन जर्नी का जो मुझे इस मेट्रो तक लाई, वो एकदम शांति से सुनती रही। उसकी आंखें एकटक मेरे चेहरे पर थीं। मोमबत्ती की लौ उनमें झिलमिला रही थी, जैसे उसकी नजर भी टिमटिमा रही हो। धीरे धीरे शब्द कम होते गए, हवा गाढ़ी होने लगी। उसका हाथ बिस्तर पर था, उंगलियां हल्की मुड़ी हुई, मेरी हथेली से बस आधा इंच दूर। पतले चादर के पार मुझे उसकी हथेली की हल्की गर्मी तक महसूस हो रही थी। फिर उसने बहुत धीरे से अपना हाथ सरकाया। सबसे पहले उसकी छोटी उंगली ने मेरी तर्जनी के किनारे को हल्का सा छुआ, बस एक हल्की रेखा सा स्पर्श, इतना सा था, पर मेरे शरीर ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया हो। दिल एकदम उछला, सांस रोक सी गई। उसकी नजर हमारे हाथों पर गिरी, फिर वापस मेरे चेहरे पर आई, जैसे बिना शब्दों के पूछ रही हो, यहां तक ठीक है? मैंने हाथ नहीं हटाया। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां ज्यादा आगे बढ़ाई, उन्हें मेरी उंगलियों के ऊपर टिकाया, फिर उनके बीच सरका दिया, जब तक हमारे हाथ एक दूसरे में ऐसे फांस न गए जैसे शुरू से उसी तरह फिट होने के लिए बने हो। उसकी हथेली की गर्मी धीरे धीरे मेरी त्वचा में समाती गई, जैसे धीमी आग। हमने कुछ नहीं कहा। बाहर गाना बदल गया, लेकिन उस कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की लौ और हमारे जुड़े हुए हाथ ही महत्वपूर्ण लग रहे थे। उसने एक छोटी तेज सांस खींची, जैसे हल्की सी सिसकारी हो। उसकी उंगलियों में हल्का सा कंपकंपी मैं साफ महसूस कर सकता था। तुम्हें डर नहीं लगता? उसने आखिरकार फुसफुसाहट में पूछा। लगता है, मैंने कहा, अभी भी लग रहा है। फिर उसकी आंखें और गहरी हो गईं। फिर भी मैंने धीरे से सांस छोड़ी, रुक नहीं पा रहा। उसके होठों पर एक छोटी थकी हुई सी मुस्कान आई। सेम प्रॉब्लम। उसका अंगूठा मेरी हथेली के किनारे पर ऊपर नीचे एक हल्की बेमकसद सी लाइन खींचता रहा। मेरी कंधे की मांसपेशियां तनी हुई थीं, जैसे पूरा शरीर किसी बड़ी हरकत का इंतजार कर रहा हो, जो शायद आज भी नहीं होनी थी। हम वहीं रुक गए। कोई आलिंगन नहीं, कोई चुंबन नहीं, बस उंगलियां एक दूसरे को ऐसे पकड़कर जैसे कोई डूबता तिनके को पकड़े। फिर सस्पेंस ने कदम रखा। सीढ़ियों पर कुछ कदमों की आवाज शुरू हुई, भारी, चढ़ते हुए। नेहा का बदन अचानक तन गया। उसकी पकड़ मेरे हाथ पर कस गई। टाइम? उसने फुसफुसाकर पूछा। मैंने फ्री हाथ से मोबाइल उठाकर स्क्रीन जलाई। सफेद रोशनी आंखों में चुभी। 9:30 के करीब। उसकी नजर दरवाजे पर टिक गई। कभी कभी लाइट जाते ही वो जल्दी आ जाता है, उसने होंठ भी मुश्किल से हिलाते हुए कहा। हम दोनों ठिठक गए। कदम हमारे फ्लोर पर आए, धीमे हुए। एक पल के लिए हमारे दरवाजे के सामने रुक गए। पेट में कुछ ठंडा सा गिरा। दिमाग में बहाना ऊपर नीचे होने लगे। नेटवर्क प्रॉब्लम, काम की बात, नेबरली विजिट। पर जुड़े हुए हाथ और मोमबत्ती की ये अंतरंग रोशनी इन सभी बहानों की पोल खोल सकते थे। कदम आगे बढ़े। किसी दूसरी तरफ का दरवाजा खुला, फिर बंद हुआ। मेरी छाती में फौंसी हवा धीरे से बाहर निकली। हम दोनों ने एक साथ लंबी सांस ली, जिससे हमारे बीच की गर्माहट और बढ़ गई। उसकी उंगलियां थोड़ी ढीली हुई, लेकिन हाथ अलग नहीं हुआ। 1 मिनट बाद अचानक तेज टक के साथ बिजली वापस आई। पंखा जोर से घूमने लगा। ट्यूबलाइट की सफेद नंगी रोशनी कमरे में फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती पर्दा खींचकर हमारा प्राइवेट सीन पब्लिक कर दिया हो। नेहा ने पलकें झपकाई और इस नई रोशनी में उसके चेहरे पर जो कोमलता, जो असुरक्षा थी, वो साफ दिखने लगी। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। कल ऑफिस है तुम्हारा, उसने एकदम प्रैक्टिकल टोन में कहा। सो जाओ, वरना लेट हो जाओगे। वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई।
हर कीदम नाप तोल कर। दहलीज पर मैंने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर कुछ कहने की इच्छा और खुद को रोकने की कोशिश एक साथ चल रही थी। नेहा, मैंने शुरू किया। वो हल्का सा मुस्कुराई, उंगली होठों पर रखकर बोली, अभी मत, अभी मत। ये दो शब्द हमारे बीच किसी वादे और किसी चेतावनी की तरह हवा में लटक गए। ट्रांसफर और काउंटडाउन। हिंदी। जिंदगी ने अचानक अजीब चाल पकड़ ली। कुछ चीजें तेज हो गईं, कुछ बहुत धीमी। ऑफिस की डेडलाइन, भीड़ भरी मेट्रो, घर से आए मिस्ड कॉल, सब पहले की तरह ही थे। लेकिन नेहा के साथ बीतने वाला हर छोटा पल जैसे स्लो मोशन में चलने लगा। सुबह वो सिंक के पास रखे चम्मच तक पहुंचने के लिए मेरे पास से निकलती तो 1 सेकंड के लिए उसका बाजू मेरे सीने से लग जाता। बारिश में एक ही ऑटो के कोने में दुबक कर बैठते तो हमारे कंधे और जांघें जरूरत से ज्यादा देर तक सटी रहती। उसके बालों से टपकता पानी मेरी उंगलियों पर गिरता। रात को देर से पानी भरने जाते हुए अगर गलियारे में अचानक आमना सामना हो जाता तो दोनों दरवाजों की तरफ देखते, फिर एक दूसरे को बस छोटा सा दोषी सा हाय कहते और आगे बढ़ जाते। फिर ट्रांसफर आ गया। मैनेजर ने लेटर ऐसे लहराया जैसे कोई इनाम हो। एक तरह से प्रमोशन है, उसने कहा। नई ब्रांच, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 हफ्ते में शिफ्ट होना पड़ेगा। ऑफिस से घर लौटते बस में मेरा दिमाग हल्की भनभनाहट में था। खिड़की के बाहर नियन बोर्ड, ठेले, भीड़, उलझी वायरें, सब अचानक ऐसे लगने लगे जैसे किसी सेट का हिस्सा हूं जिसे मैं जल्द ही छोड़ने वाला हूं। सीढ़ियां चढ़ते हुए सबसे पहले राजेश मिला। वो एक हाथ रेलिंग पर रखे धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। कमीज पीठ पर पसीने से चिपक गई थी। मुझे देखते ही चेहरा खिल गया। अरे अर्जुन जी, उसने कहा, कैसे हो? जॉब कैसा चल रहा है? अच्छा, चल रहा है, मैंने कहा। शब्द मुंह में थोड़े सूखे लगे। वो मुस्कुराया, चश्मा नाक पर ऊपर सरकाया। नेहा बोल रही थी, आप उसे ऑफिस की स्टोरी सुनाते हो, अच्छा लगता है उसको। यहां उसे बोरियत हो जाती है कभी कभी। उसके लहजे में साफ सी मोहब्बत थी और कुछ और भी, भरोसा। अच्छा है, वो आगे बोला, यंग लोग ऐसे ही ऊपर जाते हैं। अगर कभी ट्रांसफर हो भी जाओ, याद से मिलने आना। उसकी सादगी भरी गर्मजोशी मेरे सीने पर किसी हल्की सी चोट की तरह लगी, एक भारी अपराध बोध पीछे छोड़ती हुई। हमारे फ्लोर पर पहुंचा तो नेहा 203 के बाहर फोन हाथ में लिए ऐसे खड़ी थी जैसे इंतजार कर रही हो। मेरे चेहरे को देखते ही उसकी मुस्कान आधी रह गई। क्या हुआ? उसने सीधा पूछा। ट्रांसफर, मैंने कहा, दूसरे शहर, 3 हफ्ते। उसकी आंखों में तेजी से कुछ आया और गया। वो मेरी शक्ल पढ़ने की कोशिश करती रही, जैसे उम्मीद हो कि मैं आगे कहूं जस्ट किडिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसने कुछ सेकंड बाद कहा और शब्द उतने ही चमकीले थे जितने नुकीले। प्रमोशन है ना? गुड। बोला था ना, तुम यहां के लिए ज्यादा दिन के नहीं हो। मैंने भी बनावटी हंसी के साथ साथ देने की कोशिश की। हाँ, नया शहर, नया किराया, नया गैस सिलेंडर। वो हल्का सा हंसी, और हंसी जल्दी ही गलियारे की ट्यूबलाइट की भनभनाहट में घुल गई। हम चुप खड़े रहे। बीच में वही पुरानी ट्यूबलाइट, वही दीवारें थीं, पर अब वो फासला अचानक बहुत बड़ा लग रहा था। 3 हफ्ते, उसने धीरे से दोहराया, मानो जोर से बोलने पर यह सच हो जाएगा। 3 हफ्ते, मैंने भी कहा। टाइम है, उसने कहा। मैं समझ नहीं पाया। वो ये कह रही थी कि टाइम है, सब ठंडा कर सकते हैं, या टाइम है, जो करना है कर सकते हैं। आखिरी हफ्ता हमारे आसपास रस्सी की तरह कसता गया। रोजमर्रा की हर छोटी चीज के पीछे एक लुकी छुपी जल्दी महसूस होने लगी। टर्निंग पॉइंट बहुत सामान्य तरीके से आया, जैसे कुछ खास हो ही ना। हम दोनों फिर उसी कॉमन बालकनी में कपड़े उतार रहे थे। रस्सी पर सूख चुके कपड़ों की पंक्ति थी। नीचे फर्श पर साबुन का सूखा पाउडर बिखरा था। मैं एक शर्ट क्लिप से निकालने ही वाला था कि उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, कल सुबह वो अपने गांव जा रहा है, बैंक का कुछ काम है, परसों रात तक वापस आएगा। मेरी उंगलियां क्लिप पर रुक गईं। गीले कपड़े से टपकती आखिरी बूंद मेरे पैर पर गिरकर फर्श पर फैल गई। वो तौलियां निकालती रही, चेहरा लगभग खाली। बस इन्फॉर्मेशन दे दी, उसने शांत स्वर में कहा। जो करना है सोच समझ कर करना। फिर वो मुड़ी और बगैर कुछ और बोले कमरे में चली गई। पहली रात मैंने कुछ नहीं किया, या शायद सब किया, सिवाय दरवाजा खटखटाने के। कमरे में इधर उधर घूमता रहा। कभी सूटकेस खोलकर कपड़े फिर से सेट किए, फिर बंद कर दिए। कोई सीरीज चलाकर एक ही सीन 3 बार देख लिया, कुछ समझ नहीं आया। मोबाइल लेकर चैट बॉक्स खोला, जाग रही हो, टाइप किया और डिलीट कर दिया। दीवार के पार से उसके कमरे की हल्की म्यूजिक की आवाज आई, फिर खामोशी। मैं साफ साफ कल्पना कर सकता था कि शायद वो भी अपने दरवाजे के पास तक आई होगी, हैंडल पर हाथ रखा होगा, फिर पीछे हट गई होगी। दूसरी रात मेरी इस बिल्डिंग में आखिरी रात थी। 8:30 बजे तक मेरा कमरा आधा खाली सा लगने लगा था। पोस्टर उतर चुके थे, शेल्फ खाली थे, सूटकेस दीवार से टिके खड़े थे जैसे तैयार मुंह। बस गद्दा और कुछ जरूरी सामान ही बचे थे। करीब 9 बजे 2 हल्की बराबर दूरी की दस्तकें मेरे दरवाजे पर हुईं। ये पैटर्न अब पहचान बन चुका था। दरवाजा खोला तो सामने नेहा खड़ी थी, सिंपल कुर्ता और लेगिंग्स, बाल खुले हुए, एक तरफ कंधे पर गिरे, कुछ लटें गाल के पास अटकी हुई।
बिना क्लिप के वो ज्यादा अलग लग रही थी, थोड़ी जवान, थोड़ी कम संभली हुई और ज्यादा सच। उसकी नजर कमरे के भीतर घूमी, सूटकेस, खाली दीवारें, कोने में रखा गैस सिलेंडर, और वापस मेरी तरफ आ गई। नो पावर कट टुडे, उसने धीरे से कहा। नो, मैंने जवाब दिया। आवाज अपने आप नीचे चली गई। नो लैंडलॉर्ड, नो, नो हस्बैंड, नो। हम कुछ सेकंड एक दूसरे को देखते रहे, फिर वो दहलीज से पीछे हटी और हल्का सा सिर अपने कमरे की तरफ झुका दिया। उसने आओ नहीं कहा, जरूरत भी नहीं थी। उसका कमरा उस रात जैसे सांस रोके हुए था। पंखे की धीमी घरघराहट ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। टीवी बंद था, बस बिस्तर के पास वाली छोटी लैंप जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी कमरे के बीच में एक गर्म गोल दायरा बना रही थी और कोनों को और गहरा धुंधला कर रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे से कुंडी चढ़ाई। उस हल्की सी टक में भी एक अजीब तरह की अंतिमता थी। कुछ पल तक वो दरवाजे की तरफ पीठ किए खड़ी रही, हाथ अब भी कुंडी पर। यू कैन स्टिल लीव, उसने कहा बिना मुड़े। ये वाक्य हमारे बीच हवा में ठहर गया। मैं पहले ही आ चुका हूं, मैंने धीरे से कहा। उसके कंधों से जैसे थोड़ा भार उतर गया। उसने लंबी सांस ली और धीरे धीरे घूमकर मेरी तरफ आई। आगे जो हुआ वो किसी फट पड़ते धुएं की तरह अचानक नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे महीनों से जमा हो रहा बादल आखिरकार बरसने लगा हो। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा छुआ। उसकी हथेली का ताप, उंगलियों की हल्की नमी, अंगूठे का मेरे गाल पर झिझकता हुआ फेरा। ये सब किसी रिहर्स्ड सीन जैसा नहीं, बल्कि बहुत कच्चा, बहुत सच्चा था। पास से उसके चेहरे पर वो छोटी छोटी चीजें दिख रही थीं जो दूर से कभी नहीं दिखी। आंखों के कोने पर बारीक रेखाएं, भौं के पास छोटी सी फीकी चोट का निशान, नाक पर जरा सा फैला पाउडर जैसे जल्दी में लगाया हो। जब मैंने उसकी कलाई पकड़ी, उसकी नाड़ी तेज चल रही थी, जैसे वो भी उसी दौड़ में है जिसमें मेरा दिल है। हमारे बीच का फासला घटने लगा। मेरे हाथ उसकी कमर तक पहुंचे तो मुझे कोई परफेक्ट फिल्मी कमान नहीं मिली, बल्कि एक असली गरम सांस लेता हुआ बदन मिला, जिसकी सांसें भी खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थीं। उसकी सांस मेरे गले पर हल्की हल्की छू रही थी, असमान रफ्तार में। कुछ चीजें मजेदार भी थीं। एक बार हमारी नाकें टकरा गईं और हम दोनों हल्का सा हंस दिए। हंसी में घबराहट भी थी और राहत भी। एक जगह उसकी चूड़ियां मेरी शर्ट में अटक गईं। हम दोनों ने थोड़ा झुंझलाकर, थोड़ा मुस्कुराकर उन्हें छुड़ाया। मैं साइड टेबल से टकरा गया। लैंप हिलने लगा और हम दोनों एक साथ उसे संभालने के लिए बढ़े, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर चुप हो गए। फिर भी इन छोटी छोटी गड़बड़ियों के नीचे एक गहरी, शांत कृतज्ञता बह रही थी, जैसे दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये पल सच में आ गया है। किसी वक्त वो अपना माथा मेरे सीने से टिकाकर खड़ी रही। उसकी उंगलियां मेरी टी शर्ट की सिलवटों को मजबूती से पकड़े थीं, जैसे अगर कपड़ा छोड़ दिया तो सब कुछ टूट जाएगा। इसको उससे बड़ा मत बना देना जो ये है, उसने मेरे सीने पर मुंह छुपाए छुपाए कहा। तो ये है क्या? मैंने पूछा, हाथ उसकी पीठ के बीचों बीच टिकाए, जहां उसकी सांसों का उतार चढ़ाव तेज था। वो थोड़ा पीछे हटी, मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में लैंप की हल्की रोशनी भी थी, और थकान भी, और एक तय फैसला भी। एक चैप्टर, उसने धीरे धीरे कहा, बस एक चैप्टर, लेकिन इम्पोर्टेंट वाला। ये शब्द भीतर कहीं जाकर बैठ गए। रात खिंचती गई। बाहर शहर की आवाजें दूर की गूंज बनकर रह गईं। कहीं से ट्रक का हॉर्न, कहीं कुत्ते का भौंकना। कमरे के अंदर बस पंखे की घरघराहट और हमारी सांसों की आवाज रह गई थी, जैसे किसी ने बाकी सबकी वॉल्यूम कम कर दी हो। हम शायद और देर तक उसी धुंधले घेरे में आधे उलझे हुए, धड़कनें धीरे धीरे शांत करते हुए पड़े रहते। अगर जिंदगी ने अपनी मौजूदगी का याद दिलाने के लिए इतनी जल्दबाजी न दिखाई होती। नीचे सड़क से कार के हॉर्न की तेज अधीर आवाज आई, गेट के खुलने की धड़ाम, फिर किसी के कदमों की गूंज, पुरुषाना, थके लेकिन तेज। नेहा का पूरा शरीर अचानक पत्थर की तरह सख्त हो गया। He's early। वो लगभग सांस के बराबर धीमी आवाज में बोली। आंखें घड़ी की तरफ दौड़ी, फिर दरवाजे की ओर। उसकी आवाज से सारा मजाक, सारा फ्लर्ट एक झटके में छांट गया। रह गई सिर्फ घबराहट। हम दोनों एक साथ हरकत में आ गए। उसने मेरी शर्ट उठाकर मेरे हाथ में थमाई, खुद उन बटनों में उलझ गई जो अभी थोड़ी देर पहले किसी और वजह से खुले थे। मैंने बिस्तर से फोन उठाया, जो चादर में आधा छुपा पड़ा था। हवा अचानक भारी और खुरदरी लगने लगी। वो मुझे पहले से ज्यादा तेजी से बाथरूम की तरफ धकेलने लगी। अंदर, उसने फुसफुसाकर कहा। दरवाजा पूरा मत बंद करना, लाइट ऑफ। नेहा प्लीज। उसने इस बार सिर्फ एक शब्द कहा, लेकिन उसमें ऐसा नंगा डर था कि बहस करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं फिर उसी छोटे अंधेरे बाथरूम में था। इस बार लाइट भी बंद थी। दीवार की ठंडक मेरी पीठ से टकरा रही थी, लेकिन अंदर से शरीर इतना गर्म था कि वो भी ठंडी नहीं लग रही थी। मैं सांसें रोककर सुनने लगा। मुख्य दरवाजे की कुंडी खनकी, फिर धीरे से खुलने की आवाज आई। जूतों के घिसटने, बैग के रखे जाने का हल्का शोर। कपड़े मिल गए? राजेश की हल्की नाक से बोलती आवाज आई।
हाँ, मिल गए। नेहा की आवाज एकदम बदल चुकी थी, सामान्य, थोड़ी चिड़ी हुई, थोड़ा ध्यान रखने वाली। तुम क्यों जल्दी आ गए? कल नहीं होना था काम? हो गया आज ही। ट्रेन मिल गई तो आ गया, उसने कहा। लाइट गई थी क्या? काफी गर्म है। मुझे बर्तनों की हल्की खनक सुनाई दी, फ्रिज खुलने बंद होने की आवाज, पानी गिलास में भरने की धारा, नेहा की चूड़ियों की टन टन जब वो रसोई में इधर उधर घूम रही थी, ठीक वैसी जैसे हर सामान्य रात मैं खाना लगाती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी, उसने कहा। उसके लहजे में कहीं भी कोई दरार नहीं थी। अगर मुझे सच पता ना होता तो मैं भी यही मानता कि आज कुछ भी अलग नहीं हुआ। उसका ये सहज अभिनय मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। जो औरत कुछ देर पहले मेरे सीने से चिपकी रो रही थी, वही अब बिना किसी हिचक के एक परफेक्ट नॉर्मल बीवी बन गई थी। टीवी की आवाज उठी। न्यूज चैनल के एंकर की तेज बेपरवाह आवाज ने कमरे में सुरक्षित शोर भर दिया। उनकी रोजमर्रा की बातें अब मेरे लिए सिर्फ धुंधली पंक्तियां थीं। ट्रेन में भीड़, गर्मी, किसी पड़ोसी का नया स्कूटर, अंधेरे बाथरूम में वक्त फिर गाढ़ा हो गया। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे अगर जरा गलत दिशा में बढ़ गया तो सब कुछ फट पड़ेगा। गलत दरवाजा खुल जाए, कोई परछाई दिख जाए, कहीं मेरा मोबाइल दिख जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। काफी देर बाद टीवी की आवाज धीमी हो गई, बर्तनों की खनक बंद हुई, पानी की धार रुकी, बेडरूम के दरवाजे की धीमी चिरचिर, नंगे पांवों की आहट, उसके बाद एक छोटे लैंप की सॉफ्ट क्लिक। बाथरूम का दरवाजा बहुत हल्के से थोड़ा सा खुला। लैंप की पीली रोशनी एक पतली धार बनकर अंदर आई। आओ, उसने फुसफुसाकर कहा। उसका चेहरा इस बार बदला हुआ लग रहा था। टेढ़ी मुस्कान गायब थी, आंखों के नीचे हल्का कालापन ज्यादा उभरा हुआ था, होठों के कोने तन गए थे। तुम जा सकते हो, उसने धीमी आवाज में कहा। थोड़ी देर रुकना, जब तक पूरा सन्नाटा न हो जाए, और दरवाजा धीरे से बंद करना। दहलीज पर खड़ा होकर मेरे गले में कुछ अटक गया। फिर मिलेंगे, मेरे मुंह से निकल गया, और बोलते ही खुद को थोड़ा बचकाना लगा। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, जैसे मेरे चेहरे की हर लाइन को याद में उतार लेना चाहती हो। बाहर से दूर की ट्रैफिक और रात की मिली जुली आवाजें आ रही थीं। शहरों के बीच पूरा देश है, उसने आखिर में धीरे से कहा। फ्लाइट है, ट्रेनें हैं, फोन है। अगर हम सच में, वो एक शब्द खोजने लगी, सच में चाहेंगे तो मिलने का कोई ना कोई बहाना मिल ही जाएगा। ये जवाब नहीं है, मैंने कहा। उसके होंठों पर आधी थकी हुई मुस्कान आई। सच है, उसने कहा, और कभी कभी सच से ज्यादा बड़ा कोई जवाब नहीं होता। उसने मेरी हथेली में कुछ छोटा सा ठूंस दिया, मुड़ी हुई चिट्ठी जैसा। इसे यहां मत खोलना, उसने कहा। नए शहर में, जब कमरा सेट कर लो, जब थोड़ा कम कंफ्यूज महसूस करो। उसकी उंगलियां एक पल के लिए मेरी हथेली पर टिकी रहीं, अंगूठा हल्के दबाव के साथ। फिर वो मुड़ी, खिड़की की तरफ चल दी, जैसे अब उसकी पीठ ही हमारी कहानी का आखिरी दृश्य हो। मैं कमरे से निकल आया। गलियारा शांत था। ट्यूबलाइट हमेशा की तरह भिन भिना रही थी। अपने कमरे तक जाते हर कदम की आवाज मुझे ज्यादा तेज लग रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। 203 का दरवाजा बंद था। नीचे से हल्की रोशनी की पतली लाइन बाहर आ रही थी। मैंने नॉक नहीं किया। ओपन एंडिंग, नए शहर में। 2 दिन बाद, एक दूसरे शहर में, दूसरी खिड़की से दिखते, दूसरे आसमान के नीचे, मैंने वो मुड़ी हुई चिट्ठी आखिरकार खोली। नया कमरा, ताजा पेंट और हल्की धूल की मिली जुली गंध से भरा था। सूटकेस आधे खुले पड़े थे, कपड़े आधे निकले, आधे अंदर। फैन की आवाज भी अलग थी। नया शहर, नई खड़खड़ाहट। कम दीवारों से कोई जानी पहचानी आवाज नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर बैठा, चिट्ठी के मोड़ खोलने लगा। कागज पर पेन का हल्का दबाव महसूस हो रहा था, जैसे उसके लिखने की घबराहट अब भी उंगलियों में बची हो। अंदर एक फोन नंबर था, एक शहर का नाम और एक लाइन, जल्दी जल्दी, थोड़ी टेढ़ी लिखावट में। अगर कभी अगला चैप्टर चाहिए हो तो कॉल करना, बस तब जब सच में पक्का हो। मैं उस लाइन को काफी देर तक देखता रहा। कमरे की सारी चीजें, नया वार्डरोब, अलग सा स्विच बोर्ड, छत में बनी अजीब दरार, सब धुंधले से हो गए। सिर्फ वो शब्द साफ दिखाई देते रहे। मोबाइल मेरे पास ही था, नंबर पहले ही सेव किया हुआ था, एक बहुत ही मासूम से नाम के नीचे छुपा हुआ। अंगूठा कॉल वाले आइकन पर जाकर रुक गया। दिमाग के साथ साथ कुछ और भी चल रहा था। अंधेरे बाथरूम की वो घुटी हुई घबराहट, मोमबत्ती की रोशनी में उंगलियों का एक दूसरे में फौसना, उसके माथे की गर्माहट जब वो मेरे सीने से सटकर बस एक चैप्टर कह रही थी, और साथ ही वो सहज बेफिक्र आवाज जो कुछ ही मिनट बाद अपने पति से खाना लगाती हूँ कह रही थी। अगर मैं कॉल करूं तो शायद एक और चैप्टर शुरू हो जाएगा। और भी चुप दोपहरें, चुप्पी और बिजली कट में उलझे हाथ, गलियारों में दबे कदम, बाथरूम के आधे खुले दरवाजे, और हर बार पहले से ज्यादा उलझा हुआ दिल। अगर मैं कॉल ना करूं तो ये 3 महीने और ये गलियारा, ये सब एक बंद किताब के बीच रखे सूखे फूल की तरह रह जाएगा। थोड़ा रंग खो देगा, पर महक याद रहेगी। अब भी नहीं पता मैंने क्या करना है। हो सकता है किसी दिन, किसी शाम, किसी एकाकीपन में मैं उस नंबर पे कॉल कर दूं। हो सकता है मैं एक दिन हिम्मत करके वो कॉन्टैक्ट डिलीट कर दूं और खुद को समझाऊं कि कुछ कहानियां बस यहीं तक की होती हैं। या फिर शायद किसी और मेट्रो की भीड़ भरी मार्केट में साल भर या 2 साल बाद मुझे अचानक वही हंसी सुनाई दे, जैसी उस दिन गैस सिलेंडर के ऊपर झुके हुए सुनाई दी थी। मैं मुड़ूं और भीड़ के बीच
किसी दुकान के सामने, वहीं आधी मुस्कान और वो जानकार आंखें मुझे देख रही हूँ। तब शायद हमें फिर से तय करना होगा कि कहानी बंद करनी है या अगला चैप्टर खोलना है। अभी के लिए ये कहानी ऐसे ही खुली पड़ी है जैसे चैट विंडो में किसी का नाम टाइपिंग पर अटका हो और हम दोनों इंतजार कर रहे हो कि पहला शब्द कौन भेजेगा।